6 साल पहले तक जिसे नहीं पता था अपनी ही प्रेगनेंसी का राज, जो बन गई थी बिना बाप के बच्चों की माँ, आज कैसे वो बन गई थी मेडिकल साइंस की इतनी बड़ी एक्सपर्ट। कैसे अब हर कोई उसके एक अपॉइंटमेंट के लिए करने लगा था सालों इंतजार। अगर हो रहा है आपको भी रोमांच और जानना चाहते हैं इस पहेली का राज, तो अभी डाउनलोड करिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए एक लड़की को देखा तो, वो भी बिल्कुल फ्री। वाह अनिका, अब तुम इतनी गिर गई हो कि तुमने कंपनी के सारे फंड अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिए। देखो, शराफत से वो पैसे मुझे लौटा दो, मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है। अनिका अब अपने मक्कार बाप को अपनी माँ की बनाई कंपनी से 1 रुपए का भी फायदा नहीं होने देना चाहती थी और इसलिए ही उसने कंपनी के सारे फंड अब अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने को कह दिया था। 6 साल पहले तक अनिका हमेशा ही अपने पिता गौतम गुलेरिया से डरकर रहती थी। उनकी हर जायज या नाजायज बात के लिए मान भी जाती थी, लेकिन अब 6 साल बाद जब वो मनाली लौटी थी तो उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ गौतम की बात का जवाब दिया। देखिए पापा, हम सबकी अपनी मजबूरियां हैं और अपनी जरूरतें भी हैं, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत भी तो हमें ही करनी पड़ेगी, है ना? सिंगल मदर होते हुए भी मैंने अपनी बच्ची को पालने के लिए आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आपने तो मुझे घर से निकाल ही दिया था, फिर भी मैंने खुद के दम पर अपनी बेटी को पाला। हम सबको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। मेरी मानो तो पापा, आप भी आज से यही आदत डाल लीजिए। ओह, तो अब तुम मल्होत्रा खानदान के साथ जुड़ गई हो, तो अब तुम्हें ये गरीब बाप खरा लगने लगा। हाँ, अब तुम्हें मेरी फिक्र क्यों होगी भला? अब तो तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए होगा ना? चलो ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही सही। बस मल्होत्रा से कहकर मुझे 2 करोड़ रुपए दिलवा दो और फिर मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। गौतम की बात सुनकर अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बाप भला अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ने के बदले 2 करोड़ की मांग कर सकता है। ठीक है, मैं आपको पैसा ट्रांसफर करने को तैयार हूँ, बस बदले में आप मुझे मेरे बेटे का पता बता दीजिए। बोलिए, क्या आपको ये सौदा मंजूर है? दरअसल 6 साल पहले अनिका बिना किसी के साथ रिश्ता बनाए ही अचानक ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने डिलीवरी के वक्त जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। समाज के ताने सुनकर भी अनिका अपने बच्चों को इस दुनिया में लाना चाहती थी और ऐसा हुआ भी। अनिका 2 बच्चों की माँ तो बनी, लेकिन जुड़वा बच्चों के पैदा होते ही कोई नकाबपोश शख्स हॉस्पिटल वार्ड से उसके बेटे को चुरा कर ले गया। अनिका तब बेहद कमजोर थी और उस शख्स से अपने बेटे को नहीं छुड़ा पाई। अब अनिका के पास बस उसकी बेटी ही बची थी, जिसे लेकर वो मनाली से दूर बैंगलोर जाकर सेटल हो गई। अनिका के घर वालों ने इन 6 सालों में कभी अनिका से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। उनके लिए अनिका मर चुकी थी, लेकिन अब 6 साल बाद अनिका एक मकसद के साथ वापस मनाली लौटी थी और वो मकसद था अपने खोए हुए बेटे को ढूंढना। इसी के साथ अनिका को अपने एक्स हस्बैंड कुणाल डोगरा से तलाक भी लेना था। कुणाल डोगरा ने अपने दादाजी के दबाव में आकर अनिका से शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी की रात ही वो अनिका को अकेला छोड़कर दिल्ली भाग गया था। और जब उसे पता चला कि अनिका मोटी और भद्दी दिखने के साथ ही 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है, तो उसने बिना सच्चाई जाने ही अनिका को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज वही कुणाल डोगरा एयरपोर्ट पर अनिका के इस बदले हुए खूबसूरत रूप रंग को देखकर उसका दीवाना हो चुका था और किसी भी तरह उससे फिर से शादी करना चाहता था। अनिका की सौतेली बहन कामिनी की शादी कुणाल से होने वाली थी, लेकिन जब से कुणाल एयरपोर्ट पर अनिका से मिला था, उसने कामिनी से मेल जोल कम कर दिया था। इस बात को लेकर अनिका और कामिनी के बीच तनाव और भी बढ़ गया था। लेकिन जब कुणाल ने अनिका के सामने दोबारा शादी का ऑफर रखा, तो अनिका ने बिना वक्त गवाए अपने ठरकी पति का ऑफर ठुकरा दिया था। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले तुम पैसे ट्रांसफर करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं करती हूँ ट्रांसफर, लेकिन फिर आप अपने वादे से मत मुकरना। अरे अपने इस गरीब बाप पर थोड़ा तो भरोसा रखो। थोड़ी देर बाद अनिका ने अपनी असिस्टेंट राज लक्ष्मी से कहकर गौतम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दिए थे, लेकिन इसके साथ ही उसने राज लक्ष्मी को खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि पैसे ट्रांसफर करने के 5 मिनट बाद वो दोबारा से पैसे अपने अकाउंट में वापस ले ले। अनिका को अपने मक्कार बाप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। That's like a good girl. अब तुम भी सोचने लगी ना बिल्कुल मेरी तरह, टिट फॉर टैट। राज लक्ष्मी का फोन रखते ही अनिका ने गौतम को फोन लगाकर पैसों के बारे में पूछा। गौतम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी अनिका ने उसके अकाउंट में 2 करोड़ ट्रांसफर करवा दिए थे।
हाँ, मुझे पैसे मिल गए। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में बता देता हूँ। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा बेटा 6 साल पहले तुम्हारी डिलीवरी के कुछ घंटों बाद ही चल बसा था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से मनाली से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में दफनाया था। भूल जाओ कि तुमने किसी बेटे को भी जन्म दिया था। अनिका ने अभी अभी गौतम के मुंह से जो सुना था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके लाख ढूंढने के बावजूद अब तक उसे उसका बेटा मिला भी तो नहीं था। हॉस्पिटल वालों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसका मतलब तो यही था कि गौतम सच कह रहा था। अनिका को गौतम की बात पर यकीन होने लगा था। वो जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी, खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगी। काश उस रात थोड़ी ताकत लगाकर मैंने अपने बेटे को बचा लिया होता। मेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सन्स डेथ। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर पास ही खड़ी अनिका की बेटी रिया उसके पास आई। वो जानती थी कि अनिका का बेटा मरा नहीं था, क्योंकि वो तो इस वक्त अनिका के सामने खड़ा था। हाँ, इस वक्त अनिका के सामने उसकी बेटी बनकर जो खड़ा था वो दरअसल अनिका का बेटा आर्यन था, और अनिका की बेटी रिया इस वक्त अपने डैड के साथ आर्यन बनकर रह रही थी। भले ही अनिका ये राज नहीं जानती थी, लेकिन दोनों बच्चे अच्छी तरह ये समझ चुके थे कि दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, और किसी तरह अनिका और रोहित उनके मम्मी पापा हैं। चुप हो जाओ मॉम, शांत हो जाओ। आपने कुछ नहीं किया, मैं ही हूँ आपका बेटा। देखो, मैं जिंदा हूँ। आर्यन की बात सुनकर अनिका को लगा कि उसकी बेटी रिया अपनी मॉम को इस तरह रोता हुआ देखकर बस उन्हें शांत कराने के लिए ऐसा कह रही है। रिया, तुम ये क्या कह रही हो? मॉम, मैं रिया नहीं आर्यन हूँ। मेरा नाम आर्यन मारवा है और मैं ही आपका खोया हुआ बेटा हूँ। रिया और मैं भाई बहन हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम रिया नहीं हो तो फिर रिया कहाँ है? मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सब सच है? रिया, अगर ये तुम्हारी कोई नई शैतानी है तो मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगी। मैं सच कह रहा हूँ मॉम। रिया और मैं ट्विंस है ना, इसीलिए हमारी शक्ल इतनी मिलती है। हम बहुत जल्दी आपको ये सच बताने वाले थे, लेकिन हमने सोचा था कि एक बार बड़ी दादी को होश आ जाए, उसके बाद हम आपको ये सच बताएंगे। पर आज जब आपको इस तरह मेरे लिए रोते देखा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर तुम मेरे खोए हुए बेटे हो तो तुम इतने टाइम से कहाँ थे? मेरा पूरा नाम आर्यन मारवा है और मैं रोहित मारवा का बेटा हूँ। अब अनिका को मनाली आने के बाद उसके साथ हुए सारे इंसिडेंट्स एक एक करके याद आने लगे थे। उसे पता चल चुका था कि क्यों रोहित हर बार उसे अपनी बेटी रिया के साथ देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता था और उससे लड़ने लगता था। अनिका आर्यन को गले लगाकर रोने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ संभली। अगर तुम यहाँ हो तो रिया इस वक्त कहाँ है? अनिका के रिया के बारे में पूछने पर आर्यन अनिका को लेकर दिल्ली की एक पॉश लोकेलिटी में पहुंचा। वो पूरी सिटी मारवा डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्ट की थी। आर्यन अनिका को लेकर उस लोकेलिटी में बने 4th बंगलों में गया और बंगले से थोड़ी दूर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करवा दी। इसके बाद अनिका ने जैसे ही डोरबेल बजाई, दरवाजा खुला और अंदर से छोटी सी रिया बाहर निकल कर आई। मम्मा, आप यहाँ? अब अनिका को सारा माजरा समझ आ चुका था, लेकिन उसे डर था कि अगर ये बात रोहित को पता चली कि आर्यन की एक बहन भी है तो कहीं वो रिया को भी अनिका से छीन न ले। इसलिए उसने आर्यन को छिपने का इशारा किया और अनजान बनते हुए रोहित से उसकी दादी की हेल्थ डिस्कशन करने लगी। रोहित को अनिका का इस तरह अचानक उसके बंगलों पर आना अजीब तो लगा था, पर फिर उसने बात को हवा में उड़ा दिया। अनिका भी कुछ देर रोहित से बात करके वहाँ से जा चुकी थी। एक तरफ तो उसे इस बात की खुशी थी कि उसे उसका खोया हुआ बेटा मिल चुका था, तो दूसरी तरफ इस बात का डर भी बराबर बना हुआ था कि अगर रोहित को ये बात पता चली तो ना जाने क्या होगा। वैसे ही रोहित किसी वजह से आर्यन की मॉम से नफरत करता था। उसने आज तक कभी आर्यन की मॉम को देखा तो नहीं था, पर कोई बात थी जिसकी वजह से रोहित आर्यन की मॉम से बेहद नफरत करता था। अगले दिन अनिका आर्यन को लेकर बलबीर सर की एकेडमी पहुंच गई। बलबीर सर रिया और आर्यन के प्लान में पहले से ही शामिल थे और यहीं से आर्यन और रिया ने अदला बदली की थी। बलबीर सर कुश्ती की एकेडमी चलाते थे। अनिका भी बलबीर सर की स्टूडेंट रह चुकी थी और आर्यन को भी रोहित ने बलबीर सर की एकेडमी में भर्ती किया था। रोहित आजकल आर्यन के बिहेवियर को लेकर काफी टेंस्ड रहता था। उसे तो यही लगता था कि पता नहीं क्यों अचानक ही उसका बेटा लड़कियों की तरह बिहेव करने लगा है, और इसलिए ही उसने आर्यन को बलबीर सर के पास कुश्ती सीखने भेजा था। लेकिन असल बात तो ये थी कि आर्यन जब लड़कियों की तरह बर्ताव करता तब वो आर्यन नहीं बल्कि रिया होता था।
खैर, बलबीर सर की एकेडमी में एक बार फिर रिया और आर्यन की अदला बदली हो चुकी थी और अब एक बार फिर रिया अनिका के पास और आर्यन रोहित के पास जाने वाला था। बच्चों की ये सीक्रेट रोहित का छोटा भाई सनी भी जानता था और इसलिए वो बार बार रोहित से ये जानने की कोशिश करता कि आखिर क्यों रोहित आर्यन की माँ से इतनी नफरत करता था। अनिका भी ये जानना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी रोहित से ये बात पूछ नहीं पा रही थी। अनिका को तो ये भी नहीं पता था कि आखिर वो रोहित के बच्चों की माँ बनी कैसे। अनिका उन दिनों बीमारी की वजह से ज्यादातर नींद में रहती थी या फिर बेहोश रहती थी। तो क्या ऐसी हालत में रोहित ने उसका फायदा उठाया होगा? लेकिन रोहित ऐसा इंसान लगता तो नहीं था। फिर ये सब आखिर हुआ कैसे था? अनिका ने डिसाइड कर लिया था कि जब तक उसे अपने इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, वो रोहित को रिया और आर्यन का सच नहीं बताएगी। इन सब से अलग रोहित अनायास ही अनिका की ओर खिंचता चला जा रहा था। वो मन ही मन अनिका को पसंद करने लगा था, लेकिन अनिका के अजीब बर्ताव की वजह से उसे उस पर थोड़ा शक भी हो रहा था। अनिका इन दिनों अपने मामा मामी के साथ उनके ही घर पर रहने लगी थी। अचानक ही मनाली लौटने के बाद वो अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा के भाई किशन मल्होत्रा से मिली थी। क्योंकि अनिका की शक्ल हूबहू अपनी माँ से मिलती थी, किशन और उनकी पत्नी अंजलि मल्होत्रा के लिए ये पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था कि अनिका स्वाति की बेटी थी। जैसे ही किशन और अंजलि को ये पता चला कि अनिका स्वाति की बेटी है, वो उसे अपने साथ घर ले आए। मल्होत्रा हाउस आकर अनिका अपनी नानी माँ से मिली। उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी नानी माँ अब देख नहीं सकती थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो नानी माँ की आंखों की रोशनी वापस ला कर रहेगी। पिछले 6 सालों में अपनी मेहनत और लगन से अनिका ने मेडिकल साइंस की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली थी। अब लोग उसे वर्ल्ड की बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता के नाम से जानते थे। हाँ, लेकिन इतना नाम कमाने के बाद भी अनिका ने अपनी ये पहचान सबसे छिपा कर ही रखी थी। उसने अपने मामा मामी के सामने भी ये बात कभी जाहिर नहीं होने दी कि साधारण सी दिखने वाली उनकी भांजी अनिका ही फेमस डॉक्टर अमृता है। लेकिन फिर अनिका को पता चला कि उसके मामा की कंपनी मल्होत्रा फार्मेसी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। मल्होत्रा फार्मेसी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में एक जमाने में नंबर 1 पोजीशन पर हुआ करती थी। लेकिन अनिका की माँ स्वाति के जाने के बाद अब पिछले कुछ सालों से उनकी छोटी बहन शीला ने कंपनी को संभालने की कोशिश तो की, पर वो स्वाति जितनी केपेबल साबित नहीं हुई। कंपनी की रेपुटेशन और मार्केट शेयर लगातार गिरने लगे थे। शीला मासी, किशन मामा और अंजलि मामी अभी हॉल में बैठकर कंपनी की हालत डिस्कस कर ही रहे थे कि अनिका भी वहां आ गई। तुम्हारी बहन स्वाति अगर वो खानदानी किताब लेकर भागी ना होती तो आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसते। वो किताब हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए छोड़ गए थे। आखिर हिम्मत कैसे हुई उसकी उस किताब को अपने साथ ले जाने की? मुझे लगता है हम इसमें अनिका की मदद ले सकते हैं। आखिर वो भी तो एक डॉक्टर है। स्वाति की मौत के वक्त अनिका बस 1.5 साल की थी। उसे भला क्या समझ होगी आयुर्वेदिक मेडिसिन की? डॉक्टर होने में और दवाइयाँ बनाने में बहुत फर्क होता है। वहाँ बैठे किसी ने भी इस ओर अब तक ध्यान नहीं दिया था कि अनिका वहाँ अपने साथ कुछ लेकर आई थी। लेकिन जैसे ही अनिका वहाँ बैठने को हुई कि अचानक ही उसके हाथ से एक थैली जमीन पर गिरी। उस थैली में कुछ दवाइयों की शीशी थी जो अब जमीन पर बिखर चुकी थी। उन्हें देखकर शीला मासी एकदम से चौंक गईं। उनके पूछने पर अनिका ने बताया कि वो नानी माँ की आंखों के लिए कुछ आई ड्रॉप्स और दवाइयाँ लाई थी। दरअसल आज सुबह ही अनिका ने एक केमिस्ट के पास जाकर अलग अलग कंपोजिशन की ये दवाइयाँ अपने इंस्ट्रक्शन पर बनवाई थी। लेकिन शीला मासी को अनिका की लाई हुई उन दवाइयों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने वो दवाइयाँ नानी माँ को देने से मना कर दिया। लेकिन अभी शीला मासी अनिका की लाई हुई वो दवाइयाँ फेंक देती, नानी माँ ने वहाँ आकर शीला मासी को रोक दिया। अनिका ने चुपचाप दवाइयाँ उठाई और नानी माँ के पास आ गई। नानी माँ ने जैसे ही उन दवाइयों की सुगंध महसूस की, उन्होंने खुश होते हुए कहा, बेटा ये खुशबूदार चीज क्या है? मेरे लिए ताज़ा फूल लाई हो? हाँ, सोचा होगा बूढ़ी नानी देख तो नहीं सकती, महक से ही खुश हो जाएंगी। नहीं नानी माँ, ये कोई फूल नहीं है, कुछ दवाइयाँ लाई थी आपके लिए। ये कुछ आई ड्रॉप्स हैं और कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको सुबह खाली पेट लेनी है। नानी माँ को इस बात का भरोसा तो नहीं था कि इन दवाइयों की वजह से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन फिर भी अनिका का दिल रखने के लिए वो ये दवाइयाँ लेना चाहती थी। अनिका जानती थी कि दवाइयों को अपना काम करने में कुछ वक्त तो लगेगा, इसलिए उसने शीला मासी से 7 दिनों का टाइम ले लिया था। शर्त ये थी कि अगर 7 दिनों में नानी माँ की आंखों की रोशनी वापस नहीं आती तो अनिका को मल्होत्रा हाउस छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा।
अगले ही दिन नानी माँ की सूजी हुई आंखें और आंखों के चारों ओर बने बड़े से लाल घेरे को देखकर सभी परेशान हो गए थे, लेकिन अनिका ये सब देखकर खुश हो रही थी क्योंकि इस सब का मतलब था कि दवाइयाँ अपना काम कर रही थी। अनिका ने सबको समझाया और 7 दिनों तक इंतजार करने को भी कहा। वाकई 7 दिन बाद नानी माँ की आंखों की रोशनी लौट चुकी थी। शीला मासी भी ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गई थी। उन्होंने अनिका से दवाइयों के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने बहाना बना दिया कि वो ये दवाइयाँ किसी केमिस्ट से पूछ कर लाई थी। अनिका का ये बहाना सुनकर एक बार फिर शीला मासी ने मल्होत्रा हाउस में हंगामा खड़ा कर दिया। वो बस किसी भी तरह अनिका को बेइज्जत करके मल्होत्रा हाउस से बाहर निकलवाना चाहती थी, लेकिन अभी वो ये कर पाती कि तभी नानी माँ वहाँ आ गई और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ शीला के गाल पर जड़ दिया। कल की आई लड़की के लिए नानी माँ के इस बर्ताव से शीला मासी को गहरी चोट लगी थी और उन्होंने गुस्से में कंपनी और मल्होत्रा हाउस को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला ले लिया। इसी बीच मल्होत्रास को एक बहुत बड़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस का इनवाइट आया। ये कॉन्फ्रेंस मल्होत्रास के राइवल और कॉम्पिटिटर शास्त्री फार्मास्यूटिकल ने ऑर्गेनाइज की थी। अंजलि मामी के कहने पर अनिका भी इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जब किशन मामा, अंजलि मामी और अनिका कॉन्फ्रेंस में पहुँचे तो उन्हें ये कहकर बाहर ही रोक दिया गया कि उनका इन्विटेशन कैंसिल हो चुका है। ये दरअसल शास्त्री फार्मास्यूटिकल के मालिक कल्याण शास्त्री की चाल थी। वो मल्होत्रास को सबके सामने ह्यूमिलिएट करना चाहता था, लेकिन तभी अनिका ने अपने कनेक्शंस की बदौलत मल्होत्रास को कॉन्फ्रेंस में एंट्री दिलवा दी। सभी इस बात से हैरान थे कि अगर किशन मल्होत्रा का इनविटेशन कैंसिल कर दिया गया था तो फिर वो लोग कॉन्फ्रेंस में एंटर हुए कैसे। अनिका एक बार फिर अपनी पहचान सबके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहती थी और इसलिए उसने कह दिया कि उन्हें एंट्री मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रोहित मारवा के कहने पर मिली है। लेकिन जब अंजलि मामी रोहित को इसके लिए थैंक्स कहने लगी तो अनिका अपने झूठ पर झेपते हुए इधर उधर नजरें चुराने लगी। रोहित को अनिका को इस तरह देखकर उस पर और प्यार आने लगा था। कल्याण शास्त्री किशन मल्होत्रा को ह्यूमिलेट करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। कॉन्फ्रेंस में उसने किशन मल्होत्रा की बहुत बेइज्जती की, लेकिन इस सब का जवाब देने के लिए रोहित आगे आया और उसने मल्होत्रा फार्मेसी के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। रोहित के ऐसा करते ही वहाँ मौजूद सभी की बोलती बंद हो गई। जिस अमृत टैबलेट की लॉन्चिंग को लेकर कल्याण शास्त्री इतने गुरूर में था, अचानक ही अनिका ने मल्होत्रा फार्मेसी की तरफ से उस अमृत टैबलेट के मास प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट कर दी। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट सुनकर अब वहाँ मौजूद सभी मल्होत्रा फार्मेसी के साथ बिजनेस करने को उतावले होने लगे थे। दरअसल सालों पहले इस अमृत टैबलेट का फॉर्मूला स्वाति ने बताया था, लेकिन तब वो उस फॉर्मूला से केवल 5 टैबलेट ही बना पाई थी। उसी वक्त उन 5 टैबलेट में से 2 किसी तरह कल्याण शास्त्री ने चुरा ली थी। स्वाति के बनाए फॉर्मूले से तो अमृत टैबलेट का मास प्रोडक्शन इम्पॉसिबल बात थी, लेकिन अनिका ने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से उस फॉर्मूले में फेर बदल कर उसे इस लायक बना दिया था कि अब अमृत टैबलेट की मास प्रोडक्शन पॉसिबल थी। उसने वो फॉर्मूला किशन मामा की बेटी श्वेता को दिया था ताकि वो उसे लैब में टेस्ट करने के बाद अमृत टैबलेट को मार्केट में लॉन्च कर सके। जैसे ही अनिका को श्वेता से कंफर्मेशन मिली, उसने अमृत टैबलेट के लॉन्च की अनाउंसमेंट कर दी। अब मल्होत्रा फार्मेसी को अमृत टैबलेट के मार्केट में आते ही बड़ा मुनाफा होने वाला था और एक बार फिर मल्होत्रा फार्मेसी सफलता की नई ऊंचाइयां छूने वाला था। ये सब देखकर कॉन्फ्रेंस में आई शीला मासी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने अनिका को बेइज्जत करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन आज उसी अनिका ने सबके सामने उनके परिवार की इज्जत बचाई थी। अभी अभी उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जो कुछ भी हुआ था, उससे कल्याण शास्त्री को अपने सपने टूटते हुए नजर आने लगे थे। अब उसे अनिका में अपना फ्यूचर दिखाई देने लगा था। उसने बड़ी ही चालाकी से अनिका के सामने उसे अपना स्टूडेंट बनाने का प्रपोजल रख दिया। कल्याण शास्त्री जानता था कि अगर अनिका उसकी स्टूडेंट बन गई तो एक बार फिर कल्याण शास्त्री और शास्त्री फार्मास्यूटिकल का नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाने लगेगा। लेकिन अनिका ने कल्याण शास्त्री का ये प्रपोजल ठुकरा दिया। दूसरी तरफ वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसे इस वक्त अमृत टैबलेट की बहुत जरूरत थी। उस शख्स का नाम था आकाश गुलेरिया। आकाश के चाचा करण गुलेरिया इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और अगर वक्त रहते उन्हें अमृत टैबलेट मिल जाती
तो उनके ठीक होने के चांसेस काफी बढ़ सकते थे। अनिका को जब इस बात का पता चला तो उसने सामने से आकाश गुलेरिया की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब तक अमृत टैबलेट की मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार आकाश गुलेरिया ने अनिका का ऑफर ये कहकर ठुकरा दिया कि अगर उसके चाचा को पता चला कि उसने ये टैबलेट मल्होत्रा फार्मेसी से खरीदी है तो वो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाद में अंजलि मामी ने अनिका को बताया कि एक वक्त में करण और स्वाति एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और फिर स्वाति के इस तरह गौतम से शादी कर लेने से करण काफी नाराज हुआ और उसने मल्होत्रा खानदान से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अनिका के लिए भी ये बात हैरान कर देने वाली थी कि आखिर उसकी माँ ने करण गुलेरिया को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया होगा। आखिर में कल्याण शास्त्री ने आकाश की मदद करने का वादा करते हुए अपनी स्टूडेंट डॉक्टर शालिनी को करण की ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी। करण गुलेरिया के अंदर अब जीने की कोई चाह शेष नहीं बची थी। उनकी बीमारी के ठीक न होने की एक वजह ये भी थी कि अब वो ठीक होना ही नहीं चाहते थे। एक दिन यूं ही बिस्तर पर पड़े करण गुलेरिया के पास उसके भतीजे आकाश की 6 साल की बेटी पिंकी गुलेरिया आई। पिंकी रिया के स्कूल में ही पढ़ती थी। रिया छोटी सी उम्र में ही गेमिंग की चैंपियन थी। गेमिंग की दुनिया में उसे सब लिटिल एंजल के नाम से जानते थे। पिंकी अपने दादू से गेमिंग में रिया को सपोर्ट करने के लिए पैसे मांगने आई थी। उसे पता था कि उसके मम्मी पापा तो उसे पैसे देने से रहे, इसलिए वो अपनी रिक्वेस्ट लेकर अपने बड़े दादू के पास आई थी। नन्ही पिंकी के मुंह से जब करण गुलेरिया ने लिटिल एंजल का नाम सुना तो अचानक ही जैसे उन्हें कुछ याद हो आया और उन्होंने खुश होकर पिंकी के अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर कर दिए। करण गुलेरिया इस लिटिल एंजल से मिलने को बेताब हो चुके थे। सच बात तो ये थी कि करण आज भी स्वाति को भुला नहीं पाए थे, इसलिए तो स्वाति के जाने के बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। पिंकी के जरिए करण गुलेरिया गेमिंग साइट पर रिया से मिले। उन्हें रिया से मिलकर इतना अच्छा लगा कि उनकी रिया से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। रिया उन्हें फैन नानू कहकर बुलाने लगी थी और वो भी रिया के सपोर्ट में बहुत से टोकन्स हर रोज देने लगे थे। अब जैसे करण गुलेरिया को लिटिल एंजल के रूप में जीने का एक मकसद मिल चुका था, उनकी तबीयत में भी पहले से काफी सुधार आने लगा था। उधर आकाश गुलेरिया अपने चाचा के इलाज के लिए आयुर्वेद के सबसे फेमस डॉक्टर वंगा पट्टू के एकमात्र स्टूडेंट की तलाश में था। डॉक्टर वंगा पट्टू ने अपने पूरी लाइफ में बस एक ही शागिर्द बनाया था। डॉक्टर वंगा पट्टू के इस स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं जानता था। पूरी दुनिया में ये बात किसी को नहीं पता थी कि असल में अनिका ही डॉक्टर वंगा पट्टू की वो वन एंड ओनली स्टूडेंट थी। तो क्या अब अनिका करेगी करण गुलेरिया का इलाज? दूसरी तरफ रोहित अपने छोटे भाई सनी की गेमिंग हैबिट से काफी परेशान था। वो अपने भाई सनी की जासूसी करते हुए गेमिंग साइट पर लिटिल एंजल यानी रिया से मिला। रोहित को लिटिल एंजल की आवाज जानी पहचानी सी लगी और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सका। रिया ने जब गेमिंग साइट पर रोहित को देखा तो वो उसे फैन डैडी कहकर बुलाने लगी। रोहित अब हर रोज ही लिटिल एंजल के लिए गेमिंग साइट पर लॉगिन करने लगा था। दोनों के बीच एक अलग ही जुड़ाव बन रहा था। दूसरी तरफ रोहित को रह रहकर अनिका भी बहुत याद आ रही थी और रोहित ने अनिका को एक लंच डेट के लिए मना ही लिया। लेकिन लंच डेट पर भी रोहित और अनिका के रिश्ते सुलझने के बजाय उनके बीच एक छोटी मोटी सी लड़ाई और हो गई और अनिका नाराज होकर वापस आ गई। अनिका वापस घर जा ही रही थी कि तभी उसे रिया के स्कूल से कॉल आया। स्कूल वालों का कहना था कि रिया अचानक ही डांस प्रैक्टिस करते हुए बेहोश हो गई थी। लेकिन जब अनिका ने वहां जाकर रिया की नब्ज चेक की तो पता चला कि रिया तो बिल्कुल ठीक थी। तो फिर वो बेहोश होने का नाटक क्यों कर रही थी? बात दरअसल ये थी कि डांस करते हुए रिया की अपनी एक को डांसर मिश्का के साथ लड़ाई हुई थी। मिश्का डांस टीचर सिमरन मेहरा की बेटी थी। रिया की डांस मूवमेंट्स मिश्का से बेटर थे और इसलिए रिया को डांस में सेंटर पोजीशन मिलने वाली थी। लेकिन मिश्का चाहती थी कि सेंटर पोजीशन उसे मिले क्योंकि मिश्का डांस टीचर की ही बेटी थी। तो उसके लिए अपनी मॉम से ये बात मनवाना आसान था। लेकिन इससे पहले कि सिमरन मेहरा रिया को डांस प्रैक्टिस से बाहर कर देती, रिया ने बेहोश होने का नाटक किया और अचानक ही जमीन पर गिर गई। अनिका को जब ये बात पता चली तो उसने सिमरन को चैलेंज कर दिया कि वो एक हफ्ते बाद रिया की परफॉर्मेंस जज करने के लिए उससे बेटर डांसर को लेकर आएगी। सभी जानते थे कि अगर पूरे शहर में सिमरन मेहरा से बेहतर कोई डांस कर सकता था तो वो बस श्रेया अय्यर ही थी।
दूसरी ओर अंजलि मामी ने अनिका को अपनी बेटी श्वेता के साथ एक डांस पार्टी में भेजने का प्लान बनाया था। अंजलि मामी अनिका के लिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती थी और इसलिए ही वो चाहती थी कि अनिका इस तरह की पार्टीज में जाया करे ताकि लोग अनिका को जाने और फिर उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आए। लेकिन अंजलि मामी को डर था कि अगर पार्टी में जाकर अनिका डांस नहीं कर पाई तो उसकी बहुत इंसल्ट होगी। जब अनिका श्वेता के साथ पार्टी में गई तो सभी ये देखकर चौंक गए कि पार्टी में फेमस डांसर श्रेया अय्यर भी आई थी। श्रेया अय्यर से मिलना वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन ये देखकर तो सभी चौंक गए कि फेमस डांसर श्रेया अय्यर दरअसल अनिका की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों ऐसे गले मिल रही थी जैसे सगी बहनें हों। पार्टी खत्म होने पर जब अनिका, श्वेता और श्रेया पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी निकालने जा रहे थे, तभी अचानक किसी ने अनिका को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा था। रोहित वहाँ अनिका से ही मिलने आया था। वो अनिका से पूछना चाहता था कि आखिर वो रोहित के बेटे आर्यन में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाती है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही अनिका ने श्वेता के साथ कुछ ड्रिंक्स पी ली थी। अनिका को आदत नहीं थी और इसलिए उसे पीने के बाद कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। नशे की हालत में अचानक ही अनिका ने रोहित को कॉल लगा दिया और कहा, मिस्टर मारवा, मैं आपके बेटे को खरीदना चाहती हूँ। रोहित को अनिका की बात सुनकर यही लगा था कि वो शायद उसे शादी का प्रपोजल देना चाहती है। उसे अनिका का कहने का अंदाज यूनिक लगा और वो इस पर बात करने के लिए ही पार्किंग एरिया में अनिका का वेट कर रहा था। जैसे ही रोहित को मौका मिला वो अनिका को पकड़कर 2 कार के बीच में ले आया। इस वक्त अनिका और रोहित एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। रोहित तो अनिका को देखते हुए ये भी भूल चुका था कि वो वहाँ अनिका से क्या पूछने आया था। अनिका ने रोहित को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने अपनी ग्रिप अनिका पर मजबूती से बनाई हुई थी। मिस्टर मारवा, ये क्या हरकत है? क्या चाहते हैं आप? आप मेरे बेटे को खरीदना चाहती है ना? क्या दाम लगाया था आपने मेरे बेटे का? क्या कीमत चाहते हैं आप, बताइए। I want you। अनिका ने जब रोहित का जवाब सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अभी वो कुछ कह पाती कि अचानक ही श्रेया और श्वेता उसे ढूंढते हुए वहाँ आ गई और उन्हें देखते ही रोहित वहाँ से गायब हो गया। इस बार भी दोनों की बातें अधूरी ही रह गई थी। जहाँ एक और रोहित को लग रहा था कि अनिका आर्यन के जरिए उसके करीब आना चाहती है, वहीं अनिका के मन में बस यही चल रहा था कि किस तरह वो रोहित से अपना बेटा वापस ले सकती है। अगले दिन अनिका को कुछ काम था और रिया को उसके स्कूल छोड़ने श्रेया उसके साथ चली गई। वहाँ जाकर जब श्रेया सिमरन से मिली तो सिमरन के शौक का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तो अनिका के चैलेंज को इतना सीरियसली लिया ही नहीं था, पर अनिका ने अपनी बात सच कर दिखाई थी। सिमरन से बेटर डांसर आज उसके सामने खड़ी थी और श्रेया ने रिया के डांसिंग मूवमेंट्स की तारीफ करते हुए उसे अप्रूव कर दिया था। अब सिमरन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरी तरफ अंजलि मामी अपनी भाभी मीनाक्षी राय चंद की मदद से अपनी कुछ सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान किया था, लेकिन ऐन वक्त पर अनिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि अनिका जानती थी कि जिस रियल स्टेट सेक्टर में अंजलि मामी इन्वेस्ट करना चाहती थी वो आने वाले कुछ दिनों में बुरी तरह क्रैश करने वाला था। अनिका की बात मानते हुए जब अंजलि मामी ने अपनी भाभी को मना किया तो मीनाक्षी राय चंद उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने अंजलि मामी पर हाथ भी उठा दिया। ये सब देखकर अनिका को भी गुस्सा आ गया और उसने अंजलि मामी की साइड लेते हुए मीनाक्षी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब मीनाक्षी ने अपने इस थप्पड़ का बदला अनिका से लेने की ठान ली थी। अभी तो वो चुपचाप चली गई थी, लेकिन वो अब चुप बैठने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ अनिका और रोहित एक और बार आज डिनर डेट पर मिलने वाले थे। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर क्यों रोहित आर्यन की मॉम से इतनी नफरत करता था। लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद अनिका रोहित के भेजे हुए रेस्टोरेंट की लोकेशन पर पहुंच गई। कार की चाबी पहले पार्किंग वाले को देने के बाद अनिका ने फ्रंट डेस्क पर अपना नाम बताया। अनिका का नाम सुनते ही डेस्क पर खड़े एक लड़की ने अपनी पोजीशन उसकी जूनियर को देते हुए अनिका को अपने साथ आने का इशारा किया। होटल की 3rd फ्लोर पर रोहित के फोन पर होटल वालों ने नोटिफिकेशन भेज दिया था कि वो जिस गेस्ट का इंतजार कर रहे थे वो आ चुके थे। प्लीज कम मिस अनिका, यही है आपका प्राइवेट रूम। ये कहते हुए अनिका को अंदर छोड़कर रिसेप्शनिस्ट बाहर चली गई। अनिका को देखते ही रोहित अपनी कमर सीधी करते हुए चेयर पर बैठ गया और इससे पहले अनिका को पता चले कि रोहित ने उसे देख लिया है, रोहित ने अचानक ही चिराग को पूछ लिया, क्या हुआ चिराग,
आर्यन क्या कर रहा है? रोहित के इस सवाल को सुनते ही अनिका भी चिराग की ओर देखकर उसके जवाब का इंतजार करने लगी। पूरी तरह से टेंशन और घबराहट के मारे चिराग को पसीना आने लगा था। सर, कल आपका बर्थडे है, इसलिए आर्यन बाबा आपके लिए हैंडमेड बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं। वो चाहते हैं कल वो आपको वो कार्ड गिफ्ट करे और इसलिए आज उन्होंने डिनर पर आने से मना कर दिया। ओह, आई सी। और फिर अचानक अनिका को देखकर रोहित अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहने लगा, अब बच्चों के मूड का क्या कहना, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते। देखिए ना, अचानक ही आने से मना कर दिया। रोहित की बातों का जवाब दिए बिना अनिका बिल्कुल निराश होकर रोहित के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अनिका इस बात से बहुत हताश हो गई थी कि आज भी वो अपने बेटे को नहीं देख पाएगी। मगर रोहित के सामने मुस्कुराकर अनिका ने रोहित से पूछा, क्या कल आपका बर्थडे है? रोहित का मिशन सक्सेसफुल होते हुए देखकर रोहित मन ही मन खुश हो रहा था। रोहित ने अपने एक्सप्रेशन छुपाने की पूरी कोशिश की और बड़े कैजुअली अनिका से कहा, हाँ, कल मेरा बर्थडे है। क्या आपका बेटा आपको बर्थडे गिफ्ट भी देता है? अनिका जानना चाहती थी कि पिछले 6 सालों में रोहित और आर्यन के बीच के रिश्ते कैसे थे। अनिका जानना चाहती थी कि आर्यन रोहित के साथ किस तरह का बर्ताव करता था, जबकि वो इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे थे। अनिका वो सब कुछ जानना चाहती थी जो उसे आज तक नहीं पता था आर्यन के बारे में, कि उसका बेटा किन हालातों में पला हुआ है, रोहित ने उसे कैसे बड़ा किया था और हर वो चीज जो उसके बेटे की लाइफ से जुड़ी थी, जैसे उसका पढ़ना, खाना, पीना, रहना, वो कब उठता है, कब सोता है। अनिका आर्यन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। हाँ, वो हर साल मुझे गिफ्ट देता है। कहीं न कहीं अनिका को रोहित की इस बात पर जेलसी भी हो रही थी और कहीं न कहीं उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। इतनी सी उम्र में भी आर्यन इतना समझदार था, वरना रिया तो हर साल लगभग अनिका का बर्थडे भूल जाती थी। और जब उसे पता चला था कि आज मम्मा का बर्थडे है तो झूठी तारीफों के पुल बांधकर किसी न किसी तरह अपनी मम्मा को मना लेती थी। मगर अनिका को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आर्यन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो लोगों की और रिश्तों की अहमियत समझता था और उसने बिना सोचे सामने वहाँ खड़े चिराग से पूछ लिया कि क्या वो रोहित की पार्टी अटेंड कर सकती है। रोहित ने देखा कि अनिका के इस सवाल से चिराग बिल्कुल टेंस हो गया था। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि इस सवाल की तो उसने प्रैक्टिस ही नहीं की थी। रोहित ने मामला संभालते हुए अनिका से कहा, ऑफ कोर्स आप आ सकती हैं। इनफैक्ट इट विल बी माय प्लेजर। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपके छोटे से बेटे ने आपके लिए कार्ड में क्या लिखा है। क्या मैं कल उसका लिखा कार्ड पढ़ सकती हूँ? अनिका की ये फरमाइश सुनते ही चिराग मेहता की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो फाइल उठाते हुए किसी तरह अपने पेट में मुक्का मारकर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने जमीन पर अपने पाँव पटकते हुए चिराग मेहता को वार्निंग दी कि वो अपने आप को संभाले, मगर चिराग मेहता ये सोचकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था कि जिस बच्चे ने आज तक अपने पापा को कभी बर्थडे पर विश भी नहीं किया, वो अपने पापा के लिए बर्थडे कार्ड कहाँ से बनाएगा। रोहित ने अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते हुए अनिका से कहा, वेल मिस अनिका, आप अपनी बेटी के साथ आ सकती हैं। ठीक है, हम आ जाएंगे। तभी सर्विस स्टाफ ने टेबल पर खाना सजाना शुरू कर दिया। अनिका के साथ बात आगे बढ़ाने के लिए रोहित ने अनिका से पूछा, मिस अनिका, आपको कैसे पता चला कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री भविष्य में अच्छा नहीं करने वाली? क्या वो आप ही नहीं थे जिन्होंने मुझसे ये बात की थी? ये सुनकर रोहित चौंक गया, मगर उससे पहले कि रोहित अनिका से पूछ पाता कि कहीं वही तो इंपीरियल ग्रुप की कैट तो नहीं, उससे पहले अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, मैंने सुना है कि मिस्टर मेहरा ने आपको रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ऑफर की थी, मगर आपने उस पार्टनरशिप को ठुकरा दिया था। जब रोहित को पता चला कि अनिका इस वजह से शायद ये जान गई थी कि रियल एस्टेट बिजनेस फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं था, रोहित ने अपनी चम्मच में निवाला भरते हुए अनिका से कहा, हाँ, मगर लोग तो ये भी कहते हैं कि मैंने वो पार्टनरशिप डील इसलिए ठुकरा दी क्योंकि उस दिन मेरा मूड सही नहीं था। अगर आपने सारे डिसीजन अपने मूड के मुताबिक लिए होते तो मुझे नहीं लगता कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर पहुंची होती। रोहित, जिसने कभी भी किसी की तारीफ सुनकर आज तक कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया था, आज अनिका के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसके चेहरे की चमक छुप नहीं रही थी। जब अनिका ने उसकी बिजनेस सेंस की तारीफ की तो अचानक ही रोहित का मूड पहले से और ज्यादा बेहतर हो गया था। रोहित को अपनी
अपने आसपास सब कुछ गुलाबी नजर आने लगा था। अनिका का ध्यान रोहित के कान पर पड़ा। रोहित अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट को तो छुपाने में कामयाब हो गया था, मगर क्योंकि रोहित ब्लश कर रहा था, उसके कान बिल्कुल लाल हो गए थे। अनिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी तारीफ देश और दुनिया के इतने बड़े बिजनेस टाइकून को ब्लश करने पर मजबूर कर सकती थी। जब अनिका ने गौर से रोहित के चेहरे की ओर देखा तो रोहित की जो इमेज थी एक श्रूड बिजनेसमैन होने की, वो कहीं ना कहीं उसके असली चेहरे में मिसिंग लगी। दरअसल रोहित एक छोटा सा बच्चा था जिसे कोई भी आकर कभी भी बुली कर सकता था। अब अचानक ही अनिका को भी अपने आसपास सब कुछ गुलाबी नजर आने लगा था। रूम में बज रहा म्यूजिक अचानक रोमांटिक साउंड करने लगा था। डिनर करने के बाद रोहित और अनिका दोनों कार पार्किंग में साथ साथ चलकर कार पार्किंग में गए। पहुंचने से पहले अनिका और रोहित को होटल के मेन हॉल से गुजर के जाना था। जैसे ही रोहित और अनिका हॉल से कुछ बातें करते हुए गुजर रहे थे, अचानक अनिका की नजर रेस्टोरेंट में उड़ते हुए एक पर्दे की तरफ गई। अनिका को लगा जैसे उसने किसी जाने पहचाने से चेहरे को उस पर्दे के पीछे देखा था, मगर जब पर्दा फिर से अपनी जगह पर जाकर रुक गया, अनिका फिर से रोहित के साथ बातें करते हुए आगे चलने लगी। कुछ देर बाद फिर से एक हवा का झोंका आया और पर्दा फिर से ऊपर उठ गया। अनिका ने फिर से जब उस दिशा में देखा तब उसने एक व्हाइट सूट पहने आदमी को मेन्यू में देखकर कुछ पढ़ते हुए देखा। अनिका एक पल के लिए सांस लेना भूल गई। इससे पहले कि वो उस चेयर पर बैठे हुए इंसान को ठीक से देख सके, पर्दा फिर से गिर गया और वो इंसान अनिका की नजरों के सामने से गायब हो गया। कार पार्किंग में जाकर रोहित ने अनिका को फिर से याद दिलाते हुए कहा, कल दोपहर को आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं अपने घर का लोकेशन आपको भेज दूंगा और पार्टी का इनविटेशन भी। आप अपनी बेटी को लेकर जरूर आ जाइएगा। मैं जरूर आऊंगी, तो कल दोपहर को मुलाकात होगी। सी यू। अनिका को बाय कहते हुए रोहित की नजरें अनिका की कार पर जमी रही। फिर चिराग मेहता रोहित के पास आकर धीरे से उसके कान में कहने लगा, मिस्टर रोहित, आप एक चीज भूल रहे हैं। कल मिस अनिका जब घर आएंगे आपकी बर्थडे पार्टी में, तो वो आर्यन बाबा का लिखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड जरूर पढ़ना चाहेंगी। रोहित चिराग को हैरानी से देखने लगा। अब क्या करेगा रोहित? कैसे वो अनिका को आर्यन का बनाया हुआ बर्थडे कार्ड दिखाएगा? कौन था जो रेस्टोरेंट में अनिका पर नजर बनाए हुए था? क्या है ये इम्पीरियल रूम? और क्या अनिका वाकई इम्पीरियल रूम की कैट है? क्या अनिका आर्यन की मॉम के लिए रोहित की नफरत का सच जान पाएगी? क्या होगा जब रोहित को पता चलेगा कि आर्यन और रोहित ट्विंस हैं? क्या रोहित और अनिका करीब आ पाएंगे? अनिका से अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए अब क्या करेगी मीनाक्षी रायचंद? आखिर क्यों अनिका की मां स्वाति मल्होत्रा ने करण गुलेरिया को धोखा देकर कर ली थी गौतम से शादी? जानने के लिए डाउनलोड करिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये दिलचस्प कहानी। एक लड़की को देखा तो, वो भी बिल्कुल फ्री।